हेलो दोस्तों। पिछले 200 सालों से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह यूनिवर्स में एक अल्टीमेट लिमिट माना जाता रहा है, जो हमें बताता है कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन हाल ही में अक्टूबर 2025 में 10 अक्टूबर 2025 को साइंस एडवांसेस नाम के एक जर्नल में एक पेपर पब्लिश होता है और यह पेपर पब्लिश कराया जाता है मिल्टन एगुलर और एरिक लुट्ज द्वारा। ये दोनों लोग यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट में प्रयोग करते समय एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें कहते हैं कि एटॉमिक स्केल पर थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम बदल जाता है। आज हम देख रहे हैं क्वांटम, उन्होंने आगे कहा कि आज हम देख रहे हैं कि क्वांटम कोरिलेशंस हमें अलाउ करते हैं कि हम कार्नोट लिमिट को पार कर सकें। क्वांटम कोरिलेशंस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कार्नोट लिमिट यानी कि कार्नोट इंजन क्या होता है। कार्नोट इंजन एक तरीके का हीट इंजन होता है जो हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र होने के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि वर्क में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जो हॉट रिजर्वायर से एनर्जी रिसीव करता है, उसको वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को कोल्ड रिजर्वायर में ट्रांसफ़र करता है। कार्नोट इंजन कार्नोट लिमिट के अनुसार या कार्नोट के थ्योरम के अनुसार जो हीट का वर्क में कन्वर्जन है, इस प्रोसेस की एक लिमिटेशंस हैं और इस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कभी भी एक नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि सेम सर्कमस्टांसेस में कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी हाईएस्ट होती है, यानी कि सेम टेम्परेचर के रेंजेस में जो इंजन कार्नोट इंजन होगा वो हाईएस्ट एफिशिएंट इंजन होगा, जिसकी इफ़िशियंसी भी 1 नहीं होगी। ठीक, कार्नोट कौन थे? वास्तव में कार्नोट एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिन्होंने 1824 में यह रिसर्च अपनी किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर में बताया। उन्होंने बताया कि इंजन के जो काम करने के दोनों तापमान है यानी कि टेम्परेचर्स हैं, उनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उनका गैप जितना ज़्यादा होगा, इंजन उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि दक्ष होगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी परिस्थिति में हम कुछ ऊर्जा को एंट्रोपी के रूप में लॉस कर ही देते हैं। अब आगे चल करके यानी कि आज जो हमारी जो मेन चीज़ है उसके हिसाब से हम बात करें तो 2 अप्रोच हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हम हीट इंजन को एक सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से सिर्फ हीट एक्सचेंज करते हैं और उनमें आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि क्वांटम दुनिया कहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स के यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से स्टिकी जैसे होते हैं, यानी चिपके जैसे फील होते हैं। इसी इन्वायरमेंट को यानी कि कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ एक कोरिलेशन में होता है और यही कोरिलेशन एक तरीके से इंफॉर्मेशन रखने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को एनर्जी में कन्वर्जन का भी काम करता है। तो क्वांटम कोरिलेशंस क्या है? एक्चुअली क्वांटम कोरिलेशंस एक तरीके से 2 पार्टिकल्स के बीच का लिंक है, जिसकी हेल्प से अगर हम एक पार्टिकल का स्टेट यानी कि कंडीशंस जानते हैं तो हम दूसरे पार्टिकल्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आसानी से बता सकते हैं। जो क्वांटम रिलेशंस होते हैं, इन्हीं क्वांटम रिलेशंस को ही एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात यह रिसर्च पेपर करता है। यह आइडिया देता है कि हम एंट्रोपी को ईंधन यानी फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में रिसर्चर्स ने बहुत सिंपल टेक्निक से एक नया रिजाइम क्रिएट किया जिसको हम थर्मल रिजाइम कहते हैं, यानी कि 2 तरीके की रिजाइम हो गई, यानी इंजन का
दो अप्रोच हो गए, एक हो गया थर्मल रिजाइम और एक हो गया थर्मल रिजाइम। थर्मल रिजाइम में जो वर्क होता है वह क्लासिकल इंजन के फॉर्म में काम करता है और इफ़िशियंसी जो होगी वो या तो कार्नोट इंजन के बराबर होगी या उससे कम होगी। जबकि ए थर्मल रिजाइम में जो इंजन्स काम करते हैं वो इंजन्स को रिलेशंस को एज ए सोर्स यूज करते हैं और उसकी वजह से उनकी इफ़िशियंसी कार्नोट की जो लिमिट है उसको भी बाईपास कर सकती है। अब ये तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट का एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है? तो उन लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मॉडल के फॉर्म में क्रिएट किया जिसमें उन लोगों ने दो ऑसिलेटर क्वांटम इंजन्स बनाए। उन्होंने शो किया कि आपस में उनकी ट्यूनिंग करके जो कोरिलेशंस है वर्क आउटपुट को आसानी से इंक्रीज किया जा सकता है, जो कि स्टैंडर्ड इंजन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। यह सिर्फ एक थियरी नहीं है बल्कि यह एक तरीके से फ्यूचर क्वांटम मशीन्स का ब्लूप्रिंट बनाया उन्होंने। अब देखिए कि ऐसा होने से क्या होगा कि क्या जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है क्या वो फेल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स को अगर हम ध्यान से पढ़ें, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमसे कहता है कि दैट नो इंजन कैन बी 100% इफिशियंट, यानी कि कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं है। ठीक, लेकिन इस एजम्पशन में, इस चीज़ में, इस स्टेटमेंट में तो हम लोगों ने एक बड़ा एजम्पशन इग्नोर कर दिया। वो एजम्पशंस क्या हैं? पहला पॉइंट है कि जो सिस्टम और इन्वायरमेंट होता है वो आपस में अनकोरिलेटेड होते हैं। मतलब इस थियरी के हिसाब से बताएं तो सिस्टम और इन्वायरमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होता। इस थियरी में ये बात इनबिल्ट है कि यह जो है वो बड़े क्लासिकल सिस्टम के लिए यानी कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए ही ये स्टेटमेंट सही है और यह स्टेटमेंट क्वांटम स्केल पर सही नहीं है, यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पर सही नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो लॉ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, यह साइलेंटली हमको एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस देता है और वो ये एजम्पशन ये है कि सिस्टम और उसका सराउंडिंग आपस में कोरिलेटेड नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये बात सिद्ध है कि क्वांटम मैकेनिक्स में यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पर पार्टिकल्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो जो नया स्टेटमेंट यानी कि नया वर्जन ऑफ सेकेंड लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग एंट्रोपी को हम दो फॉर्मेट में देख सकते हैं, हीट प्लस कोरिलेशंस के फॉर्म में। अगर हम कोरिलेशंस को इंक्लूड कर देते हैं तो सेकेंड लॉ ब्रेक नहीं होता बल्कि यह एक्सपेंड कर जाता है और जो क्वांटम मैकेनिक्स होंगे अब वो दो रिजाइम में काम करेंगे, थर्मल और एथर्मल में। जो सेकेंड है वही हमारे लिए मैजिकल बात है, यानी कि वही हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का, यही हमारे पूरे इस वीडियो का थीम है, यानी कि ए थर्मल रिजाइम, यानी कि जहां हम कोरिलेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एनर्जी में। तब ये पूरा सिस्टम कैसे कार्नोट एफिशिएंसी को एक्सीड करता है। तो वर्क अभी तक हमारे पास सिर्फ एक सोर्स से आता था, वो था हीट यानी कि टेम्परेचर और दोनों टेम्परेचर्स के बीच का गैप। लेकिन अब हमारे पास एनर्जी यानी वर्क जो है वो दो रिसोर्सेज से आ रहे हैं, एक तो हीट से आ ही रहा है प्लस जो कोरिलेशंस के फॉर्म में एनर्जी है उस कोरिलेशंस के फॉर्म की एनर्जी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस रिसर्च का हमारे लिए आगे यूज क्या हो सकता है? तो इसके दो इम्पॉर्टेंट मेजर यूजेस हैं। पहला कि क्वांटम कंप्यूटर्स में ये क्या करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स में जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जनरली हीट को रिलीज करते हैं, जनरेट करते हैं और यही हीट क्वांटम कंप्यूटर्स की बिगेस्ट एनिमी होती हैं। लेकिन अगर हम इन पार्टिकल्स के कोरिलेशंस का यूज करके हम उस इंजन को कूल कर सकते हैं तो एक तरीके से पावर अपने आप ही क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जो हीट जनरेट हुई और उसी हीट को हम पार्टिकल्स के कोरिलेशंस के हेल्प से कूल कर पा रहे हैं। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज होगा इसका मेडिकल में, जिसमें हम नैनो रोबोट्स बना सकते हैं और उन नैनो रोबोट्स को नैनो बोट्स कहते हैं। वो नैनो बोट्स हमारे लिए
साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लगभग अमाउंट ऑफ के लगभग डायमेंशंस के इक्वल होंगे, जो कि पावर्ड होंगे बाय द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट दे स्विम इन, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड के आसपास जिन पार्टिकल्स में वो ट्रेवल करेंगे, उन्हीं पार्टिकल्स के कोरिलेशंस के हेल्प से वो एनर्जी को गेन करेंगे। इसका मतलब यह जो रिसर्च है वह हमारे थिंकिंग प्रोसेस को क्या करता है, रिसेप कर रहा है। ठीक, अब पूरे इस वीडियो का जो की टेक अवे है वो ये है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वह ब्रेक नहीं हुआ है, बल्कि यह और ज़्यादा जनरलाइज हो गया है। कोरिलेशंस यानी कि थर्मोडाइनमिक रिसोर्सेज हैं जो कॉर्नट हैं वह एब्सोल्यूट नहीं होंगे इन द क्वांटम सिस्टम। आपको क्या लगता है कि क्या आगे चल करके क्वांटम कोरिलेशंस 22nd सेंचुरी को पावर का मेन रिसोर्स हो सकते हैं? आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अपने चैनल नवोदय साइंस लेंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।